हेलो बच्चों। तो हम लोग कल पढ़े थे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मीनिंग। होप सभी को समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहली बात मैंने तुमको बोला था कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग वेरी सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है, बहुत बड़ा भी नहीं है, एक सिंगल लाइन का है एंड बहुत छोटा सा सेंटेंस है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ और एट द कोर्ट ऑफ लॉ। दोनों लिखने से सेम है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर? तो किसी को डाउट नहीं है? तो अगर किसी को डाउट होता है सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये सब क्या है, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बोला तो व्हाट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? एग्रीमेंट के अंदर दो चीज होती है, एक ऑफर होता है और एक एक्सेप्टेंस होता है। सो एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स एन ऑफर बाय वन पार्टी, एक पार्टी ने दिया, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम, उसी चीज को एक्सेप्ट करना है ऑफ द सेम बाय द अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी से। So when an offer which is given by one person is accepted by another person, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। क्लियर? तो अगर उसमें भी डाउट रहता है तुम लोगों को तो फिर हम लोग ऑफर के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो सर ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफर मैंने बोला था, ऑफर मीन्स ए प्रपोजल, एक प्रस्ताव। हाँ, एक ऑफर करना, किसी को कुछ प्रस्ताव देना, किसी को कुछ मतलब क्या बोलूं उड़िया में, जाचीवा। हाँ, किसी को कुछ बोलना कि आप ये लोगे, ये करोगे, ऐसे करोगे, वो भी जो भी हो। सो बच्चों, ऑफर इज ए प्रपोजल विच इज गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर डेफिनेट पर्सन। मैं तुमको ऑफर दे सकता हूं, पर्टिकुलर मिस्टर ए को ऑफर दे सकता हूं, या ए से लेके जेड तक सभी को दे सकता हूं, सारे ब्रह्मांड को दे सकता हूं। So an offer is a proposal which is given by one person to another definite person or to the whole world। बस ऑफर का मतलब वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अभी नहीं जानना, बस ऑफर हो गया। बताया था मैंने कल तुमको। सो इन दिस वे हमें मालूम पड़ा ऑफर इज गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर डेफिनेट पर्सन को दे रहे हैं या होल वर्ल्ड को दे रहे हैं। अगर हम किसी डेफिनेट पर्सन को दे रहे हैं तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर, सर्टेन ऑफर, डेफिनाइट ऑफर। एंड अगर हमारा ऑफर सारी दुनिया को एड्रेस हो रहा है, हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं दे रहे, पर्टिकुलर कंपनी को, एक फार्म को नहीं दे रहे, तो इसको बोला जाएगा जनरल ऑफर। सो व्हेन एन ऑफर इज गिवन बाय वन डेफिनेट पर्सन टू तो डेफिनेट पर्सन ही देगा वन पर्सन टू अनदर डेफिनेट पर्सन, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। एंड दिस ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ओनली दैट पर्सन जिसको हमने ऑफर दिया था, फॉर होम इट वॉज मेड, जिसके लिए बना था वही उसको एक्सेप्ट करेगा, और फॉर होम इट इज मेड, जिसके लिए बना है। बट एन ऑफर विच इज इंडिकेटेड, विच इज एड्रेस्ड, विच इज गिवन टू द होल वर्ल्ड, उसको बोला जाता है बच्चों जनरल ऑफर। एंड दिस ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अगर एनिमल भी एक्सेप्ट कर सकते होते तो वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते, पर ऐसा होता नहीं। क्लियर? वरना वो भी एक्सेप्ट करते, पर वो लोग के अंदर वो क्षमता नहीं है को एक्सेप्ट कर पाए। क्लियर? सो वो लोग कैटेगरीज में नहीं आएंगे, पर दिस ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, ऑफर। नाउ एक्सेप्टेंस के बारे में बोला था, तो बच्चों सिमिलरली एक्सेप्टेंस क्या है? अगर मैंने ऑफर जो आप लोगों को दिया, आपने उसी ऑफर को उसी समय पे, उसी समय मतलब क्या तुरंत होता है क्या? तो 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। जैसे कि सपोज अभी कनक ज्वेलरी ने ऑफर दिया होगा कि अक्षय तृतीया, आज तो कोविड-19 में सब कुछ बंद है, अदरवाइज तुमको मालूम है ऑफर देता वो अक्षय तृतीया पे, या सोचो दिवाली पे या ईद पे या दशहरा पे कि दशहरा ऑफर 50% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्ज, 20% ऑन डायमंड ज्वेलरी हो, सिल्वर पे 100% वो वेव कर दे रहा है, उठा दे रहा है सारा मेकिंग चार्ज, ऐसे देता है। तो अगर दुर्गा पूजा तक आपका 50% डिस्काउंट है,
अगर आप दुर्गा पूजा के अगले दिन जाके सोना खरीदने जाओगे, क्या आपको वो डिस्काउंट देगा? तो आप बोलोगे आपने तो इतना बड़ा बड़ा बैनर मारा है, टीवी में न्यूज़पेपर में ऐड छोड़ा है, लिपलेट दिया है, हाँ, कि आप डिस्काउंट देंगे। हाँ, तो बोलेगा हाँ मैंने बोला है, पर डिस्काउंट का टाइम था आपका दुर्गा पूजा तक। तो दुर्गा पूजा अगर 28 को ख़त्म होती है तो 28 रात को 12 बजे से वो ऑफ़र ख़त्म हो जाता है, 21 से वो ऑफ़र नहीं रहेगा। तो आपको एक्सेप्टेंस उसी टाइम के अंदर करना था। और अगर उसने 50% डिस्काउंट दिया है सोने पे, तो आप सोना खरीदने पे ही आपको मिलेगा। आप उसकी कनक ज्वेलरी के शोरूम जाके, BS मॉल जाके आप बोलोगे कपड़े खरीदने पे 50% होगा, तो नहीं होगा। तो सेम चीज पे होगा, सेम थिंग पे होगा, समझ में, सेम थिंग पे होगा। एंड क्या बोला, सेम टाइम में होगा। एंड सेम सेंस, उसने अगर कहीं पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है कि इस चीज पे मिलेगा या इस पे नहीं मिलेगा, उसने कुछ भी अंदर साथ में एक्स्ट्रा कुछ टर्म्स कंडीशन लिख दिया था ना, T&C, टर्म एंड कंडीशन, तो यू हैव टू फॉलो दैट, तुम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। So बच्चों, when an offer is accepted by another person at the same time, in the same sense and for the same thing, that amounts to, that is known as बच्चों acceptance. And when an offer which is given by one person is accepted by another person as per the terms and condition of the first person, then it is known as agreement. And if such agreement gets complete support of our constitutions, हमारी लॉ का, हमारे संविधान के, अगर उसको पूरी तरह से फ्रीडम मिलती है, पूरी सपोर्ट मिलती है, इफ दोनों में से कोई भी अगर अपने काम को करने में अधूरा रह जाए या कोई एक करे वो ना करे, भाग जाए, तो लॉ, जिसका लॉस हुआ होगा उसको सपोर्ट करेगी। एंड जिसने एग्रीमेंट को तोड़ा, एग्रीमेंट को ब्रीच किया, धोखा दिया, अपने काम से पीछे हट गया, सामने वाले को लॉस में डाला, तो उसके अगेंस्ट में जो रिक्वायर्ड पनिशमेंट होना चाहिए एज पर आवर लॉ, उसको वो मिलेगा, वो मिलेगा। तो इसी के लिए बच्चों हम लॉ पढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें सिखा देगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो ये एग्रीमेंट जो होगा, हम किसी के साथ भी एग्रीमेंट करेंगे, वो संपूर्ण रूप से हमारे जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक रूल्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल रूल्स हो। अगर हम डोमेस्टिक अपने देश के अंदर बिजनेस करते हैं, सो वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ आवर ओन लैंड। एंड अगर हम विदेश में बिजनेस करते हैं तो हमें इंटरनेशनल पॉलिसी और द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सो अगर हम उसमें कुछ भी वायलेट करते हैं तो जो वायलेट करेगा उसको एज पर द लॉ पनिशमेंट मिलेगा। एंड जिसका नुकसान हुआ होता है, जिसकी गलती नहीं होती, उसको अपना जो भी कंपेंसेशन होगा उसको मिलेगा। सो बच्चों, बिजनेस के लिए जितना मैनेजमेंट जरूरी है, लॉस जरूरी है। सो लॉ क्या करता है, सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं लास्ट में, इट प्रोवाइड्स ए लीगल सपोर्ट। It provides a legal support to the business. Business law is nothing but the law of legal support to the business. It provides a risk-proof jacket. If you continue your business, as per the law of the country, समझ में आए, अपने देश के नियम के हिसाब से, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, अगर किसी फॉरेन में हो तो वहां के लोगों के हिसाब से अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो योर बिजनेस इज ऑलवेज एट सेफ पॉइंट। तुम्हें कोई भी अलग चीजों में हरा सकता है, वो उनकी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट कंडीशंस में अफेक्ट योर बिजनेस एडवर्सली, तुम्हारे बिजनेस को उल्टा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट लॉ, एज पर द लॉ, तुम्हारे बिजनेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम हमेशा सेफ रहोगे। एंड सक्सेस होना ना होना वो तुम्हारे मैनेजमेंट पे, तुम्हारी कैपेबिलिटी पे,
तुम्हारी स्मार्ट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। बट बिजनेस लॉ प्रोवाइड्स कंप्लीट लीगल प्रोटेक्शन टू द बिजनेस, समझे, इसलिए हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। क्लियर? एंड इस एग्रीमेंट को लॉ ने सपोर्ट कर दिया तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर लॉ सपोर्ट ना करे तो ये क्या रहेगा? एग्रीमेंट रह जाएगा, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, ये मैं कल बोल चुका हूं, स्टिल आई एम अगेन रिपीटिंग द लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था प्लस कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूं। व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, एंड जब इस एग्रीमेंट को कोर्ट पूरी तरह से मान्यता देती है, स्वीकार करती है, एनफोर्स करती है, यहां पे दोनों पार्टीज को अपनी अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। अगर कोई भी अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता और एक जना करता है तो एक जने का अगर लॉस होता है तो उसको दूसरे से उसका जो भी मुआवजा है, जो भी कंपेंसेशन है, जहां भी तारा लॉस है ताकू से मिलेगा। बिल्कुल, इसके लिए लॉ उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, बिकॉज ये जो एग्रीमेंट है इसको लॉ मानती है। हुआ? तो कल मैंने एक बात ही बोली थी, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को, या सपोज मैं तुमको बोलता हूं एक इंसान का मर्डर करते हो, आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, आप राजी हो जाते हो, एंड आप उसका मर्डर करते हो, या मैं उसको बोलता हूँ किडनैप करने के लिए, आप किडनैप करते हो, उसके बाद लाके मुझे देते हो, पर मैं आपको तुरंत तब मुकर जाता हूँ कि ना पैसा, कौन सा पैसा नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे? आप लोग के पास जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे, मेरे नाम पे एफआईआर दो कि सर ने बोला था उसको किडनैप करने के लिए, मर्डर करने के लिए मर्डर कर दिया, अब सर मेरा पैसा मुझे नहीं दे रहे, तो पुलिस तो आपको ही पहले पकड़ के रख लेगी, फिर सर को ढूंढेगी बाद में। तो यहाँ पे आपको पुलिस या आपका आईन या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको कभी न्याय नहीं दिलाया कि आपने जो सर के लिए ड्यूटी को कंप्लीट किया पूरे अच्छे तरह से, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के बम विस्फोट किया, गोली मारी, चाहे जो भी किया, उसके लिए सर से आपको 5 लाख 10 लाख या 5 रुपए भी नहीं मिलेगा, उल्टा जिंदगी भर आपको जेल में रह के चक्की पीसना पड़ेगा, या आपको जो भी होगा हमारा पनिशमेंट वो आपको मिलेगा। और सर को जब पकड़ेंगे तो वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों के अंदर जरूर एग्रीमेंट था, मैंने ऑफर दिया था, आपने एक्सेप्ट किया था, आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम नहीं किया, पैसा नहीं दिया, पर आपको कोर्ट सपोर्ट नहीं करेगी, इनफैक्ट मुझे भी नहीं करेगी, मुझे भी दिन रात ढूंढेगी। तो यहाँ पे हमारे अगर अंदर कोई भी कमिटमेंट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ऑफर एक्सेप्टेंस बन के एग्रीमेंट बना, उसको लीगल सपोर्ट नहीं बनेगी। तो ये एक एग्रीमेंट है, मैं मना नहीं कर रहा, ये एग्रीमेंट है, पूरा एग्रीमेंट है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला एग्रीमेंट नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सबको समझ में आ चुका है, मैं जानता हूं। अब बच्चों सुनो, मैंने वहीं पे जो क्वेश्चंस कल लिखे थे और जो कल मैंने पीडीएफ और हैंड रिटन दिया था, वहां पे मैंने ऊपर भी 2 क्वेश्चंस लिखे थे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्वेश्चन था। उसी क्वेश्चन को अदरवाइज और एक क्वेश्चन के रूप में बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनो, दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट but all agreements are not contract. The very important question. सेम आंसर होगा बच्चों, पर समझने के लिए थोड़ा सा हमें टेक्निकल पॉइंट पे ध्यान देना है। जो इसको समझ पाया वो आज की और अभी फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस करूंगा उसको अच्छे से समझ पाएगा। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, देख लो अपने उस क्वेश्चन को मैंने लिखा है, मैंने ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। समझ में आया? अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं बोल रहा हूं। सपोज एक लड़का है राम, उसके पापा है श्याम, उसके पापा है हरि। तो राम श्याम हरि, श्याम जो है और राम जो है, राम बेटा है, छोटा है, उसके पापा श्याम, श्याम के पापा हरि।
तो हम श्याम और हरि के बारे में बोलते हैं। श्याम बच्चों एक पापा भी हैं, एक बेटे भी हैं। श्याम के पापा हैं अभी जिंदा, तो श्याम पापा भी हैं, बेटा भी है। तो सारे पापा भी एक दिन बेटे होते हैं, पर सारे बेटे तो पापा नहीं होते ना। अभी तक तो छोटा है ना, जिस दिन पापा बनेगा राम, तो उस दिन पापा बनेगा ना। तो वैसे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है, पर सारे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, सपोज मुझे तुम्हारा अपना घर बेचना है, तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है एंड इसको कोर्ट सपोर्ट करेगा। मैंने अपना घर दिया तो तुमको पैसा देना पड़ेगा, अगर तुम नहीं देते तो मैं तुम्हारे नाम पे केस करूंगा। तो ये एग्रीमेंट है एंड इसको कोर्ट सपोर्ट करती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये। सो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। वैसे ही मैंने तुमको एक ऑफर दिया कि उसको मार दो, तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, वो भी हम दोनों के अंदर एग्रीमेंट है, पर इसको कोर्ट सपोर्ट नहीं करती। ये एग्रीमेंट है, कोर्ट सपोर्ट नहीं करती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो ये बस एग्रीमेंट रहा। पर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है, कब बनता है? जब कोर्ट सपोर्ट करती है, एनफोर्स करती है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से ही बनते हैं, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट गिव्स बार्थ टू ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट जरूर है, पर एग्रीमेंट अगर है, कॉन्ट्रैक्ट होना तो जरूरी नहीं है। कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? जब उसको कोर्ट सपोर्ट करेगी, एनफोर्स करेगी, मान्यता देगी। हाँ, हम दोनों के अंदर जो किसी को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए जो बना हमारे अंदर, जो भी हमारे अंदर एग्रीमेंट बना, क्या उसको कोर्ट ने सपोर्ट किया? कोर्ट ने सपोर्ट नहीं किया। तो कोर्ट अगर सपोर्ट नहीं करती तो ये एग्रीमेंट ही रह जाता है। वो एग्रीमेंट वैलिड हो, वॉइड हो, चाहे जो भी हो, पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। इसको लॉ एनफोर्स नहीं करती, मान्यता स्वीकृति नहीं देती, एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये एग्रीमेंट तक ही रह गया। तो यहां से बच्चों जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन इन फ्यूचर में। विच एग्रीमेंट्स आर सेड टू बी, विच एग्रीमेंट्स आर सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट? ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट्स हमारे लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं, उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। अदरवाइज अगर एग्रीमेंट है एंड उसको कोई नहीं मान रहा, उसको लॉ ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पॉलिसी उसको एग्रीमेंट नहीं मानती, वो तुम्हारे और मेरे अंदर एग्रीमेंट है, तो उसको एग्रीमेंट तक ही रखा जाएगा, उसको कभी कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए बच्चों ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये है आंसर। इस क्वेश्चन में भी तुमको इसी का आंसर लिखना पड़ेगा, बस इस लाइन को लास्ट में ऐड करोगे। हुआ वो मैं तुमको बाद में बता दूंगा, अभी समझा दिया। जब लिखने का टाइम आएगा मैं तुमको क्लियरली बता दूंगा। इसमें 3-4 लाइन एक्स्ट्रा ऐड होगी रिगार्डिंग दिस विद एग्जांपल्स, तो उसको कैसे लिखोगे बता दूंगा। पर मैंने इसी क्वेश्चन के चलते आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी। क्लियर? तो नाउ मीनिंग पार्ट खत्म हुआ। ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया। जैसे भी तुम जानते हो, हमेशा मैं पहले लास्ट क्लास के बारे में डिस्कशन करता हूँ, और ये तो तुम्हारा पूरा फर्स्ट क्लास था, इसलिए मैंने दोबारा से फिर से बता दिया। तो हम लोग कल जान रहे थे कि इंट्रोडक्शन देन मीनिंग देन डेफिनेशन पार्ट के थ्रू हमें जाना है, पर मैंने पहले तुमको मीनिंग पार्ट बताया था। और मीनिंग में कॉन्ट्रैक्ट वेरी सिंपल है, बहुत छोटा सा है। अब बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा है पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरी सिंपल है एंड बहुत छोटा सा लिखना है, क्योंकि बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ये लॉ है, ये इतना लॉ की डेप्थ तक हमें जाना है, हर एक पॉइंट को समझना है, यहाँ पे इतना घुमा फिरा के नहीं होता। सो डायरेक्ट टू द पॉइंट पे हम आते हैं। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे?
अभी हमको कल से लेके अभी तक शायद तुम लोग को सभी को मालूम पड़ चुका होगा कि बिजनेस करने के लिए लॉ की बहुत ज़रूरत है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज तुम्हारे बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम में डाल सकता है। कहीं थोड़ी सी चूक कर दोगे तो तुम्हारा बिजनेस चलते चलते बंद हो जाएगा, उसकी रेपुटेशन पे दाग लग जाएगा। क्लियर? तो बच्चों, तो यहीं से इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैनेजमेंट इज द वाइटल फंक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, वैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ, ध्यान से सुनो, इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ। अगर बिजनेस लॉ पढ़ना है तुमको या मर्केंटाइल लॉ, सामान बेचना खरीदने के बारे में तुम्हें जानना है, कैसे बिजनेस कंडक्ट करते हैं, कैसे एक्सचेंज करते हैं, तो तुमको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस सक्सेस के लिए, वैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला लाइन बच्चों, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ। मर्केंटाइज मतलब गुड्स, जैसे गुड्स हम खरीदते बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस। वो मर्केंटाइल और बोल रहा हूं बिजनेस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? विदाउट दिस लॉ, जैसे विदाउट मैनेजमेंट नो बिजनेस कैन एबल टू अचीव इट्स टारगेट बोले थे, तो बच्चों वहीं से मैंने बनाया विदाउट दिस लॉ इट इज डिफिकल्ट, बिजनेस चलाना डिफिकल्ट होगा। हर जगह पे, हर मोड़ पे, हर राह पे तुमको प्रॉब्लम मिलेगी। विदाउट दिस लॉ इट इज डिफिकल्ट और इनफैक्ट इट इज इम्पॉसिबल। हम अभी डिफिकल्ट वर्ड को बोल रहे हैं। अगर कोई छोटा बिजनेस करता है, प्रारंभिक समय पे इतने रूल्स को नहीं फॉलो करता, पर बच्चों अगर देखा जाए तो डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है। विदाउट दिस लॉ हम बोलते हैं विदाउट मैनेजमेंट तो बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता, या अच्छी तरीके से सक्सेस नहीं पा सकता, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, टाइमली। पर यहाँ पे बच्चों हम नहीं बोलेंगे कि हाँ थोड़ा मोड़ा तुम्हारा सक्सेस हो जाएगा और थोड़ा मोड़ा नहीं होगा, ऐसे नहीं। लॉ कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इट प्रोवाइड्स ए लीगल सपोर्ट टू द बिजनेस। आज मैंने बोला बिजनेस लॉ प्रोवाइड्स ए लीगल सपोर्ट टू द बिजनेस एंड विच इज वेरी एसेंशियल, वेरी कंपलसरी, मैंडेटरी टू प्रोटेक्ट द बिजनेस, टू रन द बिजनेस। हुआ? तुम्हारी कोई भी पॉलिसी हो, प्लान हो, रूल्स हो, तुम्हारा मैनेजमेंट कितना भी एफिशिएंट हो, तुम्हारे पास कितने भी रिसोर्सेस हो, सबके बावजूद इफ यू डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द कंट्री, डोमेस्टिक लॉज या इंटरनेशनल लॉ, देन तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तुम डूब जाओगे। So law of contract is the most important branch of business law or mercantile law, and without this law इट इज डिफिकल्ट, पहले बोला डिफिकल्ट तो सो दैट तुम्हारा थ्योरी थोड़ा इंप्रेसिव होगा। इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, जैसे कि हम बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, बच्चों इम्पॉसिबल है। विदाउट दिस लॉ इट इज इम्पॉसिबल। अगर सपोज तुम्हें अभी कोई सामान लेके बाहर जाना है, कोई भी सामान लेके अगर तुम्हें बाहर जाना है, एक्सक्यूज मी,